आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैसूर नामक एक राज था। वहाँ एक राजा रहता था। राजा के शादी किए हुए 12 वर्ष बीत चुके थे और उसकी कोई भी संतान नहीं थी। 12 वर्ष पूरा होने पर रानी गर्भवती हुई। उसने एक दिन राजा से कहा, राजमहल में रह रह कर थक गई हूँ। चलो आज हम बगीचे में घूम कर आएंगे। राजा और रानी दोनों एक दिन बगीचे में गए। वहां पहले दूध वाले के पास गए, वहां पर दूध पिया। फिर वे लोग पानी वाले कुएं के पास गए, वहां पर पानी से हाथ मुंह धोया। फिर कुएं के चबूतरे पर दोनों बैठ गए। कुएं की बगल में एक पेड़ था। पेड़ पर दो पंछी बैठे हुए थे। राजा और रानी के बीच बातचीत शुरू हुई। राजा ने कहा, पता नहीं ये पंछी मांस खाते होंगे या मोती मनिक। रानी ने कहा, नहीं नहीं, ये मांस नहीं खाते होंगे, ये मोती मनी खाने वाले पक्षी है। इस बात पर दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हुआ। फिर वे दोनों राजमहल लौट आए और नौकरों को बुलाकर यह पता लगाने को कहा कि वे पंछी मांस भक्षी है या मोती मनिक भक्षी। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। रानी अड़ गई और जिद मचाने लगी। कहा कि अगर यह पता चले कि पक्षी मांस भक्षी है तो मैं महल छोड़कर 10 साल के लिए बाहर चली जाऊंगी, जंगल में रहकर लौटूंगी। और अगर पक्षी मोती मनिक खाने वाला हुआ तो आपको 10 साल के लिए जंगल में रहकर आना पड़ेगा। बात तय हुई। नौकरों को सही बात पता लगाने के लिए भेज दिया गया। नौकर निकले तो मगर नौकरों ने आपस में सलाह मशवरा किया। वे सोचने लगे कि अगर राजा 10 साल जंगल में रहेंगे तो प्रजा का क्या हाल होगा, प्रजा तो बेहाल हो जाएगी। इसलिए हम महल जाकर यही कहेंगे कि वे पक्षी मांस भक्षी है। तब रानी 10 साल के लिए जंगल में चली जाएंगी, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। नौकरों ने यही किया। महल जाकर कहा कि वे पक्षी मांस भक्षी है। रानी को वचन का पालन करना पड़ा। वह घर से निकल पड़ी। चलती गई, अंत में कई दिन बाद वह जंगल में पहुंची। वहां पर एक गुफा थी। वह एक राक्षस की गुफा थी। इंसान की गंध मिलते ही राक्षस गरजता हुआ बाहर निकलने को हुआ। रानी भी अंदर घुसी गई। उसने राक्षस को देखते ही कहा, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ। यह कहकर दरवाजा खोलकर अंदर खड़ी राक्षस के वह पांव लगी और कहा, बाबा तुम ही मेरे माता पिता हो। रानी की इस वर्ताव से प्रभावित होकर राक्षस का दिल पिघल गया। उसने कहा, बेटी तुम्हारे मुंह से यह सब सुनकर मेरा जन्म सार्थक हुआ। मैं पिता की तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। इस तरह दिन बीते गए। रानी 9 महीने की गर्भवती बनी। फिर एक दिन वह अपने इस पिता को बुलाकर कहती है कि मेरे घर के पास एक दाई माँ रहती है, तुम जाकर उसे बुला ले आओ। इस पर राक्षस उससे कहता है, तुम आराम करना, मैं अभी उसे बुलाकर लाऊंगा। आकाश और भूमि को एक करके वो दाई माँ के घर पहुंच गया। उस समय दाई माँ कहीं बाहर गई हुई थी। तब उसकी राह देखते रहा और राक्षस वहां बैठा रहा। फिर दाई माँ घर को लौट कर आई। बूढ़े को देखकर पूछती हैं कि तुम किस गांव से आए हो। इस पर राक्षस ने जवाब दिया, मेरा गांव मेरी बस्ती है, वहीं जहां शाम होती है, जहां अंधेरा होता है, वहीं रुक जाता है। फिर दाई माँ ने बूढ़े को अंदर बुलाकर खाना खिलाकर पलंग पर सो जाती है। राक्षस को एक टाट की बोरी देकर उस पर लेट जाने को कहती है। फिर राक्षस आकाश और भूमि को एक करके उसे गुफा में ले आता है। रानी करवट बदलती है। राक्षस कहता है, देखो बेटी, दाई माँ को मैं यहाँ ले आया हूँ, अब तुम्हारे सारे दुख अंत हो जाएगा। उसी दिन रात को रानी एक बेटे को जन्म देती है। दाई माँ वहीं पर 6 महीने तक रहती हैं। 6 महीने पूरे होते ही वह कहती हैं, बाई मुझे यहाँ आकर 6 महीने पूरे हो गए हैं, मेरे बाल बच्चों का क्या हुआ होगा मैं नहीं जानता, अब मुझे अपने घर लौटने दो। बात सुनकर रानी कहती है कि मैं अपने बाप से कह दूंगी, उनके कहने पर तुम्हें भेज देते हैं। फिर शाम को राक्षस घर लौटता है।
लौटने पर रानी उसे कहती है, बाबा, दाई माँ को यहाँ आए 6 महीने हो गए हैं, अब उसे उनके घर भेजना है, खाली हाथ नहीं भेजते हैं, इसलिए उसको एक साड़ी देकर उसका सम्मान करना चाहिए। राक्षस बेटी की बात मानकर साड़ी ले आता है। वो भी उसे देकर सोना देकर पलंग पर लेटने को कहता है, फिर उसे ले जाकर उसे घर तक छोड़ाता है। इस तरह रानी जंगल में बेटे को पालती रहती है। एक दिन वह बेटा खेलने के लिए गेंद और भखरा मांगता है। उसका नाना ला कर देता है। लड़का खेलते खेलते बाहर आता है। तब उसकी माँ और नाना दोनों उसको बाहर आकर खेलने से मना करते हैं। इस पर लड़का पूछता है कि बाहर आकर खेलने से क्यों मना करते हैं। माँ कहती है, अगर बाहर खेलना ही है तो ठीक है, उस दिशा में मत जाना। माँ के मना करने पर भी यह लड़का तीर कमान लेकर उसी दिशा में चला जाता है जहाँ राजा रहता है। इस तरह वह अब 10 साल का हो गया है। एक दिन बेटा यहीं कहीं जाता है। रानी राक्षस से कहती है कि मुझको पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। वह मेरी बात नहीं मानता है। तुम भी घर में नहीं रहते हो, इसलिए मुझे अपने राज वापस भेज दो। यह बात सुनकर राक्षस को दुख पहुंचता है और कहता है, बेटी, मैंने तुम्हें पाला पोसा, अब यह कैसी बात करती हो। इस पर रानी कहती है, मैंने राजा से पंथ लगाया था, अब उसका वादा खत्म हो गया है, इसलिए मुझे वापस भेज दो। जवाब में राक्षस ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम जहां भी रहो, जैसे ही मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इस बेटे का क्या नाम रखूं बाबा, बताओ। वन पुत्र कहो इसे, राक्षस ने कहा। तब से उसका नाम वन पुत्र पड़ा। राक्षस उस लड़के के लिए हीरे का कुर्ता, टोपी और बेटी के लिए हजारों साड़ियां, सारे गहने आदि देता है। रानी बेटे को कुर्ता पहनाती है, टोपी पहनाती है, साड़ी पहनकर गहने आदि से अलंकृत होती है। राक्षस माँ बेटे को उसके राज में भेजते हुए एक पेड़ के नीचे आकर बैठा। जंगल में चोर उचक्के होते हैं, गहने कपड़े छीन ले जा सकते हैं, सावधानी बरतना, कहकर उसे भेजकर गुफा में लौट आया। रानी जाने लगी। जाते जाते दोपहर में बहुत गर्मी लगी। अभी 4 मील ही जाना था। तभी उसे गांव का एक आदमी, जिसका नाम था चेतना, लकड़ी ले जाने वहां आता है। उन दोनों से भेंट होती है। उसे देखकर रानी कहती है, क्या भैया, तुम हमारे यहाँ नौकरी किया करते थे। राजा और मेरे बीच बात बढ़ी, उससे हमारा यह हाल हुआ। चेतना के रानी के गहनों पर ध्यान गया। चेतना यह कहते हुए कि हे भगवान, मुझे यह सब घटना मालूम तक नहीं हुई, आइए हम लोग यहाँ छाया में बैठते हैं। कहते हुए वो दोनों को पेड़ की छाया में ले गया। वन पुत्र को प्यास लगी। अम्मा, मुझे पानी चाहिए, उसने कहा। वह चेतना से कहती है, भैया, बच्चे को प्यास लगी है, पानी कहाँ है बताओ। वह देखो वही है, तुम यहीं बैठी रहो, मैं ही इसे ले जाकर पानी पिलाकर लौट आता हूँ। कहकर उसे कुएं के पास ले गया। वहां कल्याणी कुआं था। वो देवी देवता अप्सरा के नहाने का कुंड था। पानी में प्रवाह होता है। वह कुमार के हाथ में रस्सी बांधकर उसे कुएं के अंदर उतारता है। उतार कर रस्सी को काटकर कुमार को वहीं पानी में छोड़कर लौट आता है। चेतना को अकेले आते देखकर वह पूछती है, तुम मेरे बेटे को कहाँ छोड़ा है। जवाब में कहता है, तुम्हारा बेटा कहाँ है, तुम मेरे घर चलो, तुम्हारे गहने लेने हैं। वह बेटे को याद करके जोर जोर से रोने लगती है। वह उसे जबरदस्ती घर ले जाता है और उसे कहा, यहीं पड़ी रह, जो कुछ खाने को दूंगा उसे खाकर चुप रहना। अपने बेटे की याद में उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। तभी उसे अपने बाप राक्षस की याद आती है। वह तब मन से उसका स्मरण करती है। राक्षस भूमि और आकाश के बीच एकाएक खड़े हो जाता है। पूछा, तुम्हें कौन सी मुसीबत आ पड़ी है बेटी, तुमने याद किया है। उसने जवाब में बताया कि इसने हमारे बेटे को कुएं में ढकेला,
गहने कपड़े छीन लिए और सारा मामला बताया। तुरंत ही राक्षस ने चेन्ना को बुलाकर कहा, चलो वह कुआं दिखाओ। चेन्ना तुरंत आकर कुआं दिखाता है। तब कुएं में वन पुत्र का लाश पड़ा रहता है। तभी राक्षस वन पुत्र को उठाकर पूर्ण जन्म देता है। पूर्ण जन्म मिलने के बाद उसे अपने दोनों भुजाएं पर बैठाकर शहर ले आता है। दूध का कुआं, पानी का कुआं, इन दोनों के पास पंथ जो बना था, उस स्थान पर तीनों लोग आते हैं। राक्षस राजा को पत्र लिखता है, 10 साल पहले तुम्हें जो पत्नी छोड़कर गई थी, वो अभी अपने बेटे के साथ दूध का कुआं, पानी का कुआं, इन दोनों के पास आ गई है। आकर उन्हें ले जाओ। राजा राक्षस द्वारा लिखा पत्र पढ़ता है। उसे पत्नी की याद सता रही थी। अब उसे हाथी और घोड़े के ऊपर बैठाकर जलसे के साथ घर ले आता है। आकर वन पुत्र को देखकर खुश होता है और राक्षस यह कहता है कि मेरी भी उम्र हो गई है, आप मेरा सब कुछ ले जाइए, और यह कहकर अदृश्य हो जाता है। कुछ दिन बाद राजा रानी को राक्षस की याद आती है। वे लोग उससे मिलने जाते हैं। गुफा का दरवाजा खोलकर देखते हैं तो राक्षस वहां पर मरा मिलता है। यह परिवार उसे श्रद्धांजलि देकर लौटता है। बाद में सब आराम से जीवन जीते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।